हेलो बच्चों, अब तक आपने पढ़ा है दो नियम, लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास और दूसरा आपने नियम पढ़ा है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, जिसको हमने आपको प्रूफ करके बता दिया कि कैसे आप इसे कंजर्व कर सकते हैं। अब बात आती है अगले टॉपिक की, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन जो कि साइंटिस्ट ही थे डाल्टन, उन्होंने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी जिसमें उन्होंने एटम के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया। सबसे पहले डाल्टन का ये कहना था, हालांकि पहले बहुत सारे साइंटिस्ट नहीं आए थे इसलिए डाल्टन की थ्योरी को सही माना जाता था, लेकिन इनमें भी बहुत सारी कमियां थी। डाल्टन ने पहले बताया कि जो एटम होते हैं हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ थ्योरी जो होती है वो समझाने के लिए नहीं होती है, आप डायरेक्ट पढ़ के समझ सकते हो, लेकिन फिर भी हम आपको कुछ पॉइंट को लेकर के समझा देते हैं, बाकी आप अपने नोट्स में बना सकते हैं। पहली बात, डाल्टन का ये कहना था कि हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम उसको, इतने छोटे वो पार्टिकल्स होते हैं एटम जिनको हम और छोटा नहीं कर सकते। उनका कहना था मैटर जितने भी होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे, जितने भी वर्ल्ड में हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं और वही पार्टिकल्स को हम एटम कहते हैं। सबसे टीनी पार्टिकल्स होते हैं वो, और वो इतने छोटे होते हैं जिनको हम और छोटा नहीं कर सकते हैं। और दूसरा इनका कहना था, फिर उन्होंने कहा कि हम एटम इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि वो इनडिविजिबल होते हैं, यानी हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम एटम को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मीन्स हम एक्स्ट्रा ना ही बना सकते हैं और ना ही हम उसको और कम कर सकते हैं। ऐसा कहना था डाल्टन का। दूसरा इन्होंने कहा कि एटम भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि हम एलिमेंट के फॉर्म में जिसे पढ़ते हैं, तो इनका ये कहना था। फिर उन्होंने बताया कि अगर हम सेम एलिमेंट्स में एटम को देखते हैं तो उनके, जैसे अगर हम बात कर लें लिथियम की एग्जांपल ले लें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। इसका मतलब जो इसमें जितने एटम होंगे टोटल इसमें 3 होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इनका कहना था कि एक एलिमेंट में जितने भी एटम पाए जाएंगे उनके शेप, साइज, मास, ये सब कुछ इक्वल होगा। ऐसे ही अगर हम हीलियम की बात करें, उसमें 2 होता है, उसमें 2 एटम है, तो जो साइज, जो शेप, जो मास इस एटम का है वही इसका भी होगा। वैसे ही जो इस एटम का मास, शेप, साइज है वही इसका भी होगा, वही इसका भी होगा। यानी उनका कहना था किसी सेम एलिमेंट्स के सभी एटम्स की साइज, मास और जो इनकी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सारी प्रॉपर्टीज इनकी सेम होगी। और दूसरा इनका कहना था कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम की प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी, यानी अगर हम इसका इससे कंपेयर करते हैं, इसका इससे करते हैं या इसका इससे करते हैं तो ये प्रॉपर्टी सेम होगी, इसका इससे करते हैं तो सेम होगी, लेकिन अगर हम इसका इससे करते हैं तो ये आइडेंटिकल नहीं होंगे। यानी सिंपल इनका ये कहना था कि किसी एक ही एलिमेंट में सारे एटम की शेप, साइज, प्रॉपर्टीज बराबर होगी और अलग अलग यानी डिफरेंट एटम में शेप, साइज अलग अलग होंगे। अगला इनका ये कहना था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम जो होते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। अगला इनका एक और पॉइंट कहना था कि जो एलिमेंट होते हैं जब वो कंबाइन करके किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो वो किसी ना किसी रेशियो में होते हैं। जैसे कि अगर कंपाउंड बनाते हैं तो उनका एक कोई ना कोई होल नंबर का रेशियो होता है। जैसे अगर हम बात कर लें CO2 की, मान लिया एक कंपाउंड है तो इसमें कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, यानी इनके बीच कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:2 है। जैसे हमने आपको ग्लूकोज के लिए बताया कि C6H12O6 है, अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं तो सिंपल रेशियो 1:2:1 आएगा। यानी हर एक कंपाउंड का अपना एक सिंपल रेशियो होता है। ऐसे ही जैसे अगर हम NH3 की बात करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अगर हम रेशियो देखते हैं तो हमें 1:3 का रेशियो मिलेगा, जैसे यहाँ पे 1:2 का मिला था। अगर हम ऐसे ही H2O का बात करते हैं तो हमें 2:1 का रेशियो मिलेगा। तो ये जो होती है हमारी इस तरीके की सिंपल रेशियो को बनाते हैं, ऐसा कहना था डाल्टन का। तो ये तो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिन्होंने डाल्टन ने बताया था कि इस तरीके से डाल्टन ने अपने एटम को एक्सप्लेन किया था।
हालांकि डाल्टन की थ्योरी पूरी तरीके से सही नहीं थी। बाद में बहुत से साइंटिस्ट आए जिन्होंने इनकी थ्योरी को गलत प्रूफ किया, क्योंकि जैसा कि डाल्टन ने बताया कि हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो डिविजिबल नहीं होते हैं। तो आपको पता है अगर हम एटम को डिवाइड करें तो एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। इसका मतलब है कि इनकी थ्योरी गलत है। इनकी थ्योरी गलत लेकिन पहले नहीं थी, क्योंकि साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज की, यानी कि जो हमारे चैडविक सर थे, ये जो हमारे साइंटिस्ट तीनों इन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की खोज की थी, वो साइंटिस्ट डाल्टन के बहुत बाद में आए थे। तो जिस समय तक अगला साइंटिस्ट नहीं आ जाता है तब तक पहले की ही थ्योरी को सही माना जाता है। यानी जब वो कमी निकाल करके अपनी नई थ्योरी जब तक ना दे दे तब तक जो थ्योरी दी होती है वही थ्योरी अगर किसी ने प्रूफ की है तो उसी को सही माना जाता है। तो ऐसे डाल्टन में बहुत सारी कमियां रह गई थी। उनमें ये तो आपको एक कमी बता ही दिया कि वो डिविजिबल नहीं होते हैं। दूसरा, हर एक एटम की अपनी एक ही क्वालिटी होती है, यानी एटम बहुत तरह के नहीं होते हैं। जैसा कि इन्होंने कह दिया कि इसके एटम्स अलग अलग होंगे, तो एटम्स अलग नहीं होंगे। हाँ, इनकी प्रॉपर्टीज जो होगी वो थोड़ी अलग अलग हो सकती है, लेकिन कई ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सेम भी मैच करती है। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स ऐसे भी थे जो डाल्टन की थ्योरी को बताते हैं कि ये गलत है। तो ये तो रही बात थ्योरी की। तो अब हम पढ़ते हैं अगली टॉपिक हमारी एटम। तो एटम की सिंपल हम आपको एटम के बारे में बताते हैं। हर एक कंपाउंड हमारा एटम से ही मिलकर के बना हुआ होता है। कोई भी मैटर होगा वो एटम से ही मिलकर के बना होगा। दूसरा, जो एटम होते हैं वो सिंगल स्टेट में भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल के स्टेट में भी हो सकते हैं। यानी अगर कोई मेटल है एटम तो वो सिंगल स्टेट में रह सकता है। जैसे सिंगल स्टेट में रहने वाले एटम जैसे कि आपका आयरन हो गया, या मैंगनीज हो गया, या मैग्नीशियम हो गया, या कैल्शियम हो गया, या आपका लिथियम हो गया, या आपका सोडियम हो गया। ये सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो अकेले रह सकते हैं। कुछ एटम ऐसे होते हैं जो एटम के फॉर्म में, यानी हम कह सकते हैं कि वो एलिमेंट्स होते हैं लेकिन उसके बाद भी वो एटम के फॉर्म में नहीं होते हैं, वो मॉलिक्यूल के ही फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे हमारा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। ये जो हमारे होते हैं ये कभी भी एटम के फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। नाइट्रोजन भी है, हमारी नाइट्रोजन गैस होती है, वो भी इस फॉर्म में नहीं पाई जाती है। ये गैसियस स्टेट में पाई जाती है। हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, क्लोरीन भी गैस होती है, नाइट्रोजन भी गैस होती है। मैक्सिमम जो गैसियस स्टेट में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं वो कभी भी एटम के फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे। लेकिन कुछ सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिंगल होते हुए भी गैसियस स्टेट में होते हैं, जो हमारे जीरो ग्रुप होती है, यानी हम जिनको कह सकते हैं हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और ये हमारी रेडॉन। ये ऐसे एलिमेंट हैं जो अकेले रह सकते हैं, यानी ये गैसियस स्टेट में होने के बाद भी ये अकेले रह सकते हैं, सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये। अब ये तो रही एटम की बात। अब आपको पढ़ना है कैसे हम पहचानेंगे सिंबल। अगली आपको हेडिंग पढ़नी है सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। पहले हम जब एलिमेंट्स स्टार्टिंग में सिर्फ 16 एलिमेंट्स ही थे तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को ईजिली पढ़ लेते थे, उसको सिंबल देने की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ हम नाम के अकॉर्डिंग उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके रिएक्शंस और सारी चीज़ों को हम पढ़ लेते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही 60, 70, अब तो एलिमेंट्स की संख्या भी 224 मतलब 124 हो गई है, तो जब ये बढ़ गई संख्या तो इसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो गया। तो जब इसकी संख्या बढ़ना शुरू हो गई तो साइंटिस्ट ने मिलकर के इसको एक सिंबल देना स्टार्ट किया। तो पहले जो सिंबल आए एलिमेंट्स की उसको कुछ इस तरह दिया जाता था। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को पहचानने के ऐसे तरीके होते थे कि एक सर्कल के अंदर अगर एक स्टॉप को दिखाया गया बिंदी को तो ये हमारा माना जाता था कि ये एक हाइड्रोजन है। कार्बन के एटम को पूरा एक सर्कल अगर कलर्ड है तो उसको माना जाता था कि वो एक कार्बन का एटम है। ऑक्सीजन का एटम अगर वो खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो इसको हम पहचानते थे ऑक्सीजन से। फास्फोरस के लिए अगर उसके सर्कल एक ऐसा है जो 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में अगर डिवाइड है तो फास्फोरस है। अगर सल्फर के लिए था, अगर प्लस में डिवाइड हो रहा है यानी 4 पार्ट में अगर डिवाइड हो रहा है इक्वल, तो उसको माना जाता था कि ये एक सल्फर का एलिमेंट्स है। ऐसे आयरन के लिए होता था, मान लिया जाता था कि अगर कोई स्फेरिकल है उसके अंदर आई लिखा हुआ है इसका मतलब आयरन है।
अगर कॉपर की हम बात करें Cu, तो इसके लिए सिंबल बाद में दिए गए थे। यहाँ पर ये मत समझिएगा ये सिंबल पहले से है, ये हम आपको ये सिंबल की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसकी बात बता रहे हैं। यहाँ पे आप पूरा नाम लिखिएगा क्योंकि उस समय इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, ये सबसे बाद में हुई है। बस हम आपको सिर्फ इसको पहचानने का तरीका बता रहे हैं। कॉपर के लिए था कि उसमें गोले के अंदर अगर C लिखा हुआ है तो सिंपली इसको माना जाता था कि ये कॉपर है। धीरे धीरे ऐसे जब बहुत सारे सिंबल ऐसे देने पड़े तो उसको नाम देना बहुत मुश्किल हो गया। तो उस समय क्या किया गया, इसको थ्योरी को फेल मान लिया गया। कहा गया इस तरीके से अगर हम सिंबल देंगे तो सिंबल को बनाते समझते बहुत ही समय लगेगा और इसको समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फिर जो मॉडर्न जब सिंबल देना स्टार्ट हुआ, यानी मॉडर्न तरीके से थ्योरी नई थ्योरी आई, तो उसको नाम दिया गया मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट। मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट। उस मॉडर्न सिंबल में तब एलिमेंट्स को 1 लेटर 2 लेटर से दिया गया। जो 1 लेटर एलिमेंट्स थे, सिंबल थे, वो जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, आयरन हो गया 1 लेटर, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, पोटेशियम हो गया और आपका फॉस्फोरस हो गया। तो ये सारे आपके, सॉरी इसको नहीं लेंगे आप, तो ये आपके सिंगल, क्लोरीन आपका हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन भी नहीं लेंगे सॉरी, आपके सिर्फ सिंगल एटम को कुल मिलाकर आपको लेना है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनको हम एक लेटर से दिखाते हैं उसको दिया गया 1 लेटर नेम कहा गया। कुछ ऐसे थे जिनको 2 लेटर नेम दिया गया, यानी 2 लेटर से मिलकर के वो सिंबल बना होता था। तो याद रखिएगा उस फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल लिखा जाता था और सेकेंड लेटर स्मॉल। जैसे मैग्नीशियम को Mg लिखा गया तो पहला लेटर कैपिटल, दूसरा स्मॉल। कैल्शियम के लिए Ca, जिंक के लिए Zn, प्लेटिनम के लिए Pt, मरकरी के लिए Hg, टिन के लिए Sn, आयरन के लिए Fe, सोडियम के लिए Na। तो इस तरीके से जो सिंबल दिए जाते थे वो आपके होते थे 2 लेटर सिंबल, इसको कहा जाता था। तो ये तो इसके पहचानने के तरीके थे जो इंग्लिश नेम से डिराइव्ड होकर के आए हैं।